उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी गली में एक युवा परिवार रहता था, जिसे देखकर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। पति विक्रम शर्मा 30 साल का एक सुंदर और वाक्पटु व्यक्ति था। पत्नी मीरा कुमारी 28 साल की एक सौम्य और शालीन सौंदर्य की धनी महिला थी, जो पूरे गांव में अपने धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती थी। उनका एक शानदार 2 मंजिला घर और एक 5 साल का प्यारा बेटा था। लेकिन यह सब सिर्फ एक चमकदार बाहरी आवरण था, जिसके नीचे एक कड़वी और सड़ी हुई सच्चाई छिपी थी। सच्चाई यह थी कि यह पूरी संपत्ति अकेले मीरा के पसीने और आंसुओं से बनी थी। कुछ साल पहले उनकी शादी खाली हाथों से हुई थी, लेकिन जल्द ही विक्रम को बांझपन का पता चला, जो एक युवा जोड़े के लिए एक बड़ा सदमा था। जहां विक्रम निराश होकर हार मान चुका था, वहीं मीरा ने सब कुछ अपने कंधों पर उठा लिया। उसने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। उसने औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कपड़ा मिल में एक मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। हर दिन 12 घंटे जहरीले और शोरगुल वाले वातावरण में काम करना स्वीकार किया। अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा वह अपने परिवार की देखभाल के लिए घर भेजती थी। बाकी सारा पैसा उसने अपने पति के इलाज पर लगा दिया। महंगी आयुर्वेदिक दवाओं से लेकर बड़े हंदी इलाज में, अस्पतालों में महंगे एलोपैथिक इलाज तक, सब कुछ उसने अकेले संभाला। आखिरकार उसके प्यार और त्याग का फल मिला। उन्हें एक बेटा रोहन शर्मा हुआ, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी बेटी की मेहनत देखकर मीरा के धनी माता पिता ने तरस खाकर जोड़े को जमीन का एक टुकड़ा दिया और उस पर एक मजबूत 2 मंजिला घर बना दिया, ताकि वे बस सकें। ऐसा लगा कि यहां से जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, लेकिन त्रासदी ठीक इसी समय शुरू हुई। घर और बेटा होने के बाद विक्रम शर्मा ने मेहनत करने के बजाय धीरे धीरे बुरी आदतें अपना लीं। उसे लगा कि उसने एक आदमी के रूप में अपनी धमहदारियां पूरी कर ली हैं और अब आनंद लेने का समय है। उसने काम छोड़ दिया। सारा दिन दोस्तों के साथ शराबखोरी और जुए में बिताने लगा। पत्नी की मेहनत की कमाई को भी वह दोस्तों पर उड़ाने से नहीं हिचकिचाता था। मीरा, जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे के लिए एक पूरा घर बनाए रखना चाहती थी, ने कई बार आंसुओं में उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उसकी कमजोरी और अंधे प्यार ने अनजाने में विक्रम के अंदर आलस्य और स्वार्थ के राक्षस को और बड़ा कर दिया। और फिर उस राक्षस को एक नई प्रेरणा मिली। शराब पीने के दौरान विक्रम को उसके दोस्त अक्सर डांस बार में ले जाते थे। शहर के एक शानदार डांस बार में विक्रम की मुलाकात निशा से हुई। निशा 20 साल की बिहार से आई एक लड़की थी, जिसके पास एक आकर्षक सौंदर्य, मीठी आवाज और पुरुषों को खुश करने में विशेषज्ञता थी। पहली ही मुलाकात में विक्रम निशा पर मोहित हो गया। वह, जो अपनी पत्नी की मेहनत से थकी और बूढ़ी होती सूरत से नफरत करने लगा था, जल्दी ही इस युवा और खूबसूरत प्रेमिका के प्यार के जाल में फंस गया। उसने एक दोहरी जिंदगी शुरू कर दी। दिन में वह सबकी नजरों में एक पति और पिता था, लेकिन रात होते ही वह चुपके से अपनी पत्नी के पैसे लेकर अपनी प्रेमिका के पास चला जाता था। विक्रम ने निशा को एक आरामदायक जीवन दिया। उसके लिए एक अलग कमरा किराए पर लिया, उससे महंगे कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन खरीद कर दिए। उसने झूठ बोला कि वह एक सफल व्यवसायी है और अविवाहित है। निशा, जो एक चालाक लड़की थी, शायद जानती थी कि विक्रम झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी उदारता और वादों के सामने उसने खुशी खुशी एक प्रेमिका की भूमिका स्वीकार कर ली। अपनी प्रेमिका का खर्च उठाने के लिए विक्रम और भी विवेकहीन हो गया। उसने न केवल अपनी पत्नी का पूरा वेतन ले लिया, बल्कि चुपके से घर की कीमती चीजें भी बेच दीं। मीरा को यह सब पता था, लेकिन वह हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। बस चुपचाप रोती रही, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका पति सुधर जाएगा। लेकिन उसकी चुप्पी ने विक्रम को और भी गहरे दलदल में धकेल दिया। उसे अपने ही घर से नफरत होने लगी। उसे अपनी मेहनती पत्नी घृणित लगने लगी। घर आकर अपनी पत्नी का थका हुआ चेहरा और काम से सांवली पड़ी त्वचा देखकर उसे अपनी प्रेमिका की गोरी त्वचा और आकर्षक शरीर की याद आती। वह अपनी पत्नी के खुरदरे, कठोर हाथों की तुलना निशा की सजी, संवरी उंगलियों से करता। उसके दिमाग में एक विचार पनपने लगा। वह अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था, अपनी युवा और खूबसूरत प्रेमिका के पास खुलेआम जाना चाहता था। वह एक नया जीवन शुरू करना चाहता था, एक ऐसा जीवन जिसमें केवल आनंद हो, अपनी बूढ़ी पत्नी का दयनीय चेहरा न देखना पड़े। वह इन सब से तंग आ चुका था। विक्रम की दोहरी जिंदगी चलती रही। वह एक माहिर अभिनेता बन गया, जो एक ही समय में 2 बिल्कुल विपरीत भूमिकाएं निभा रहा था। घर पर वह एक शांत, कम बोलने वाला पति और एक पिता था, जो कभी कभी पड़ोसियों को दिखाने के लिए अपने बेटे के साथ खेलता था।
लेकिन जैसे ही वह गांव के फाटक से बाहर निकलता, वह अपनी युवा प्रेमिका निशा की नज़रों में एक उदार प्रेमी, एक सफल व्यवसायी बन जाता। शहर में किराए पर लिया गया छोटा कमरा उसका असली घर बन गया था, जहां वह अपना अधिकांश समय, भावनाएं और अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई खर्च करता था। वह और निशा एक दूसरे से लिपटते रहते। उनके व्हाट्सएप संदेश मीठे शब्दों और दूर के भविष्य के वादों से भरे होते थे। विक्रम ने वादा किया कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर निशा को एक समदारहा पहचान देगा। उसने एक शानदार शादी, एक बड़े घर का सपना दिखाया, जहां वह और निशा खुशी खुशी साथ रहेंगे। निशा, जो पैसे के रिश्तों में बहुत माहिर थी, विक्रम के वादों पर पूरी तरह से विश्वास न करते हुए भी उसे लगातार उकसाती रही। वह जानती थी कि एक शादीशुदा आदमी कभी भी आसानी से अपना परिवार नहीं छोड़ेगा। वह लगातार छिपकर रहने वाले जीवन के बारे में शिकायत करती। मैं इस स्थिति से थक गई हूं, निशा विक्रम की बाहों में लिपटकर कहती। मेरे सभी दोस्तों के पति हैं, सार्वजनिक रूप से, और मुझे एक चोर की तरह छिपना पड़ता है। तुम अपनी बूढ़ी पत्नी को कब छोड़ोगे और मुझे एक पहचान दोगे? प्रेमिका के उकसाने और पत्नी के प्रति बढ़ती नफरत ने विक्रम को एक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उसे इस शादी को खत्म करना था। एक शाम कुछ पैग शराब पीने के बाद विक्रम घर आया और पहली बार मीरा से तलाक की बात की। मुझे और तुम्हें, शायद हमें यह खत्म कर देना चाहिए, विक्रम ने रूखे स्वर में कहा। प्यार खत्म हो गया है, साथ रहने से सिर्फ एक दूसरे को दुख होगा। मीरा, जो रसोई में सफाई कर रही थी, ये शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके हाथ से कटोरा गिरकर टूट गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इतने सालों के त्याग, इतने सालों की पति और बेटे के लिए की गई मेहनत के बदले में उसे सिर्फ खत्म शब्द मिला। क्यों? वह रो पड़ी। मैंने क्या गलत किया? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई क्यों नहीं है, बस मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे जीवन में कोई और है, विक्रम ने बेरहमी से कहा। विक्रम के तलाक मांगने की खबर जल्द ही उसके ससुराल वालों तक पहुंच गई। मीरा के माता पिता, जो हमेशा विक्रम को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे, बहुत नाराज हुए। अगले दिन विक्रम के ससुर, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपने दामाद से बात करने के लिए घर आए। बातचीत बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई। विक्रम तलाक पर अड्डा रहा। ससुर ने कुछ देर समझाने के बाद मेज पर हाथ पटकते हुए सीधे विक्रम के चेहरे पर कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उनकी आवाज कठोर हो गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह घर, यह जमीन मेरी और मेरी पत्नी की है, जो हमने अपनी बेटी मीरा और अपने नाती के लिए दी है। इसमें तुम्हारा एक पैसा भी नहीं है। अगर तुम तलाक देते हो तो तुम खाली हाथ इस घर से निकल जाओगे। यह घर मां बेटे का होगा, तुम्हें यहां एक इंच भी जमीन नहीं मिलेगी। ससुर के शब्द विक्रम के चेहरे पर ठंडे पानी की तरह पड़े। वह दंग रह गया। वह इस महत्वपूर्ण विवरण को भूल गया था। वह अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, लेकिन पत्नी को छोड़ने का मतलब था कि वह सब कुछ खो देगा, घर, संपत्ति और एक खाली हाथ वाला इंसान बन जाएगा। खाली हाथों से वह अपनी प्रेमिका का खर्च कैसे उठाएगा? वह उस आरामदायक जीवन को कैसे जारी रख पाएगा जिसका वह आदी हो चुका था? उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी स्थिति में है जहां से न तो आगे जा सकता है और न ही पीछे। वह अपनी उस पत्नी के साथ नहीं रह सकता था जिससे वह नफरत करता था, लेकिन वह उसे खोए बिना सब कुछ नहीं छोड़ सकता था। उसे एक कोने में धकेल दिया गया था। उस रात विक्रम फिर से निशा के पास गया और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर निशा भी बहुत निराश हुई। तो अब क्या? प्रेमिका ने गुस्से में कहा। तो तुम अपनी बूढ़ी पत्नी के पास वापस जाने का इरादा रखते हो? और मेरा क्या? तुमने मुझसे इतने वादे किए और अब मुझे छोड़ने की सोच रहे हो? नहीं, कभी नहीं। विक्रम ने जल्दी से अपनी प्रेमिका को गले लगा लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, निश्चित रूप से कोई रास्ता होगा। उस तंग किराए के कमरे में दो स्वार्थी और क्रूर लोगों ने योजना बनाना शुरू कर दिया। कई विचारों के बाद एक दुष्ट विचार, एक अंतिम समाधान बना। अगर तलाक से घर चला जाएगा, तो अगर मीरा इस दुनिया में ही न रहे, तो सब कुछ हल हो जाएगा। कानूनी पति और एकमात्र बच्चे के पिता के रूप में विक्रम स्वाभाविक रूप से पूरी संपत्ति का वारिस बन जाएगा। वह घर भी रख सकता था और अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए भी स्वतंत्र हो सकता था। बस उसे गायब होना है, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। एक दुर्घटना या एक गुमशुदगी। उदाहरण के लिए, निशा ने यह सुना तो पहले तो वह थोड़ी डर गई, लेकिन फिर एक बड़े घर की मालकिन बनने और अपने आदमी को पूरी तरह से अपना बनाने की कल्पना ने उसे साहसी बना दिया। उसने विरोध नहीं किया,
बल्कि विक्रम के साथ एक आदर्श योजना पर चर्चा करने लगी। उन्होंने नींद की गोलियों का उपयोग करने का फैसला किया, एक बहुत ही शक्तिशाली खुराक जो मीरा के पानी में मिला दी जाएगी ताकि वह शांति से मर जाए। फिर वे एक झूठा दृश्य बनाएंगे कि मीरा पति के तलाक मांगने के दुख में घर छोड़कर चली गई है। योजना बन चुकी थी। विक्रम शर्मा अब सिर्फ एक बेवफा पति नहीं था, वह आर कर आंखें लीकी बरा एक इरादतन हत्यारा बन गया था, जो अपनी ही पत्नी पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ससुर के साथ तनावपूर्ण बातचीत के बाद विक्रम शर्मा जानता था कि शांतिपूर्ण तलाक का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। वह प्रेमिका और संपत्ति दोनों को एक साथ नहीं रख सकता था, और उन दोनों के बीच उसने एक लालची और स्वार्थी व्यक्ति के स्वभाव के साथ दोनों को पाने की इच्छा की। अपनी पत्नी मीरा कुमारी को खत्म करने का विचार अब एक क्षणिक विचार नहीं रहा, बल्कि एक विस्तृत योजना। उसके दिमाग में एक स्थायी जुनून बन गया था। उसने योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू कर दिया। पहला काम हत्या का हथियार हासिल करना था। वह एक शोरगुल वाली खूनी मौत नहीं चाहता था। उसे एक ऐसी मौत चाहिए थी जो प्राकृतिक लगे, एक खामोश विदाई। नींद की गोलियों की भारी खुराक एक आदर्श विकल्प थी। अपने अय्याश दोस्तों के संपर्कों का लाभ उठाते हुए विक्रम ने बाहरी इलाके के कुछ निजी मेडिकल स्टोरों से संपर्क किया। हर जगह से थोड़ी थोड़ी सबसे मजबूत नींद की गोलियां खरीदीं, यह झूठ बोलते हुए कि उसे पुरानी अनिद्रा की बीमारी है। जल्द ही उसके पास एक वयस्क को स्थायी नींद में सुलाने के लिए पर्याप्त गोलियां थीं। जब हथियार हाथ में आ गया तो उसने अपनी पत्नी के प्रति अपना रवैया बदल दिया। वह अब गुस्सा या गाली ग्लौज नहीं करता था। इसके बजाय वह असामान्य रूप से कोमल और देखभाल करने वाला बन गया। वह घर पर अधिक समय बिताने लगा, कभी कभी पत्नी के छोटे मोटे कामों में मदद करता और मिल में उसके काम के बारे में पूछता। बेचारी मीरा इतने दिनों तक अपने पति की उपेक्षा और आलोचना में जीने के बाद इस अचानक बदलाव को देखकर मन ही मन खुश हुई। उसके दिल में एक कमजोर आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि शायद उसका पति गुस्से के बाद सोचने लगा है, परिवार के मूल्य को समझने लगा है। उसने अपने पति की और भी अधिक देखभाल करनी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वह अपनी टूटने की कगार पर खड़ी शादी को बचा सकती है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह दयालुता सिर्फ एक नाटक थी, जहर की गोली की मिठास थी जो उसे मारने से पहले दी जा रही थी। एक सप्ताहांत की शाम, जब छोटा बेटा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम ने अपना काम करने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी को दिन भर की थकान के बाद पैरों की मालिश करते देखा। वह रसोई में गया और एक कप गर्म हर्बल चाय बनाई। तुम इन दिनों बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत थकी हुई लग रही हो, उसने देखभाल भरे लहजे में कहा। यह चाय पियो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, कल काम करने के लिए ताकत मिलेगी। यह कहकर उसने चाय का कप अपनी पत्नी को दे दिया। जब मीरा ध्यान नहीं दे रही थी, उसने जल्दी से पीसी हुई नींद की गोलियों का पूरा पाउडर कप में डाल दिया। पाउडर गर्म पानी में तुरंत घुल गया। मीरा अपने पति की दुर्लभ देखभाल से प्रभावित होकर बिना किसी संदेह के चाय ले ली और पी गई। चाय का स्वाद थोड़ा कड़वा था, लेकिन उसने सोचा कि यह जड़ी बूटियों का स्वाद है। चाय पीने के बाद पति पत्नी ने कुछ और बातें की, फिर दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मीरा को अपनी पलकें भारी महसूस हुईं। नींद का एक झोंका असामान्य रूप से तेजी से और मरमर से आया। उसका सिर चकराने लगा। आसपास की सब चीजें धुंधली हो गईं। वह बस अपने पति को एक उलझन भरी नजर से देख पाई। कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं सकी। फिर मेज पर गिर गई, एक गहरी बेहोशी में डूब गई। विक्रम शर्मा चुपचाप देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी पूरी तरह से बेहोश है, हिलाने डुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, तब उसका असली चेहरा सामने आया। देखभाल और कोमलता गायब हो गई, केवल एक हत्यारे की ठंडक और क्रूरता बची थी। उसने अपनी पत्नी की सांसें जांची, वे अभी भी चल रही थीं। वह जानता था कि सिर्फ नींद की गोलियां काफी नहीं होंगी। आधी रात के बाद, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, उसने अपना भयानक काम शुरू किया। उसने अपनी पत्नी के ढीले शरीर को अपने कंधे पर उठाया और सीधे घर के पीछे घने बगीचे में चला गया। धुंधली चांदनी के नीचे हवा में सरसराते पत्ते भूतों की तरह लग रहे थे। उसने पहले से ही एक जगह चुन रखी थी। उसने एक फावड़े से खोदना शुरू कर दिया, जिसे उसने तैयार रखा था। यह एक कठिन और भयानक काम था। बगीचे की मिट्टी सख्त थी और उसे पकड़े जाने के डर में खोदना पड़ रहा था। उसका पसीना बह रहा था। लगभग 2 घंटे के बाद एक पर्याप्त गहरा गड्ढा खोद लिया गया। वह वापस गया और अपनी पत्नी के शरीर को घसीटकर गड्ढे के किनारे ले आया, और फिर एक भयानक विवरण हुआ। घसीटे जाने पर मीरा का शरीर अचानक थोड़ा हिला। उसके गले से एक हल्की कराह निकली।
वह अभी भी जीवित थी। नींद की गोलियों से हुई गहरी बेहोशी एक स्वस्थ शरीर की जीवन की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नहीं दबा सकी थी। लेकिन जीवन के इस संकेत का सामना करते हुए विक्रम में कोई झिझक या डर नहीं था। इसके विपरीत इसने उसे सब कुछ जल्दी खत्म करने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। वह अब रुक नहीं सकता था। उसने बेरहमी से अपनी पत्नी के अभी भी कांपते शरीर को गड्ढे में धकेल दिया। फिर उसने मिट्टी भरना शुरू कर दिया। भारी फावड़े से मिट्टी नीचे फेंकी जा रही थी, धीरे धीरे उस बेचारी पत्नी को दफन कर रही थी जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ठंडी मिट्टी के नीचे शायद मीरा एक संक्षिप्त क्षण के लिए जागी होगी, घुटन और अत्यधिक निराशा को महसूस किया होगा, और फिर वास्तव में मर गई होगी। उसे उसी पति ने जिंदा दफन कर दिया था जिसे उसने अपना सब कुछ देकर बनाया था। जब जमीन समतल हो गई तो विक्रम ने सावधानी से कुछ सूखे पत्ते ऊपर फैला दिए ताकि कोई निशान न रहे। वह घर वापस आया, फावड़ा छिपाया, फिर नहाया और साफ कपड़े पहने, जैसे कि वह एक कठिन रात की मेहनत से गुजरा हो। सब कुछ हो चुका था। वह लिविंग रूम में अकेला बैठा हाँफ रहा था। वह आजाद था। यह घर अब पूरी तरह से उसका था। उसने अपने बेटे के बेडरूम की ओर देखा और फिर बगीचे की ओर। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खिल गई। अगली सुबह उसने अपना नाटक शुरू किया। वह घबराया हुआ अपने ससुर के घर भागा, यह खबर देते हुए कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। कल रात हमारी बस कुछ बातों पर बहस हुई थी। मुझे क्या पता था कि सुबह उठने पर वह नहीं मिलेगी। वह अपने कुछ कपड़े भी ले गई है। कृपया देखें कि क्या वह यहां आई है। उसका नाटक पूरी तरह से शुरू हो गया था। एक व्यर्थ खोज शुरू हुई और हत्यारा एक दुखी पति की भूमिका निभा रहा था जिसे उसकी पत्नी ने छोड़ दिया था। उसने एक गढ़ी हुई कहानी सुनाई कि पिछली रात पति पत्नी में पैसे को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद मीरा ने गुस्से में कहा कि वह इस जीवन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर चुपचाप कुछ कपड़े पैक किए और जब वह और बेटा सो रहे थे तब चली गई। उसने एक बहुत ही पश्चाताप करने वाले और दुखी पति होने का नाटक किया, खुद को पत्नी के प्रति नरम न होने के लिए दोषी ठहराया। ससुर ने दामाद की कहानी सुनी तो पहले तो उन्हें संदेह हुआ, लेकिन विक्रम की परेशान दुखी हालत देखकर और यह सोचकर कि उनकी बेटी ने पिछले कुछ समय में कितना दबाव झेला है, वे धीरे धीरे उसकी कहानी पर विश्वास करने लगे। वे केवल आहें भर सके, अपनी बेटी को नासमझ कहने लगे और फिर दामाद को सांत्वना देने लगे। नाटक जारी रहा। विक्रम ने आधिकारिक तौर पर पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद उसने बहुत सक्रिय होने का नाटक किया। उसने काम से छुट्टी ले ली, अपनी पत्नी को खोजने के लिए हर जगह भागा। उसने मीरा के सभी दोस्तों, कपड़ा मिल के परिचितों को फोन किया। वह बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों पर गया, हाथ में अपनी पत्नी की तस्वीर लिए हर किसी से पूछता रहा। एक प्यार करने वाले पति की छवि जो अपनी पत्नी के चले जाने से दुखी है, उसने पूरी तरह से निभाई। पूरा गांव विक्रम की स्थिति पर दया करने लगा। लोग मीरा को एक नासमझ महिला कहने लगे जिसने एक पल के गुस्से में अपने पति और बच्चे को छोड़ दिया। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह बेचारा पति हर रात अपना अभिनय खत्म करने के बाद उसी घर में लौटता था जिसके बगीचे में उसकी पत्नी की कब्र थी जिसे वह खोज रहा था। वह उसी घर में खाता, सोता था, अपनी पत्नी की दफन जगह से कुछ ही कदम दूर। समय बीतता गया। 1 सप्ताह, फिर 2 सप्ताह। मीरा की कोई खबर नहीं थी। उसके घर छोड़ने की कहानी एक ऐसी सच्चाई बन गई थी जिसे सभी ने स्वीकार कर लिया था। विक्रम की खोज भी कम हो गई। उसने सबको बताया कि शायद उसकी पत्नी काम करने के लिए दक्षिण चली गई है और उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए घर पर रहना है। और फिर पत्नी के लापता होने के लगभग 1 महीने बाद विक्रम ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा काम जिसने उसके पूरे नाटक का पर्दाफाश कर दिया। वह खुलेआम अपनी प्रेमिका निशा को घर ले आया और साथ रहने लगा। शुरू में उसने छिपाने की कोशिश की। उसने पड़ोसियों और ससुराल वालों को बताया कि निशा पश्चिम से आई एक दूर की चचेरी बहन है जो नौकरी की तलाश में है और उसकी हालत देखकर एक अकेला पिता बच्चे की परवरिश कर रहा है। वह मदद करने और रोहन की देखभाल करने के लिए रह रही है। लेकिन सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता था। लोगों ने जल्द ही चचेरे भाई बहन के बीच असामान्य रिश्ते को पहचान लिया। उन्होंने देखा कि निशा भड़कीले कपड़े पहनती है, भारी मेकअप करती है, जो किसी गांव की नौकरी खोजने वाली लड़की जैसी नहीं लगती थी। उन्होंने विक्रम और निशा को बहुत करीब और अंतरंग देखा और विशेष रूप से उन्होंने देखा कि निशा वही चीजें इस्तेमाल कर रही है और वही कपड़े पहन रही है जो पहले मीरा पहनती थी। अफवाहें फैलने लगीं। जो सहानुभूति लोगों को पहले विक्रम के लिए थी, वह जल्द ही घृणा और संदेह में बदल गई।
लोग सोचने लगे कि एक पति जो अपनी पत्नी के चले जाने से दुखी है, इतनी जल्दी दूसरी औरत कैसे ला सकता है। क्या मीरा का लापता होना उतना सरल नहीं था जितना सबने सोचा था? मीरा का परिवार जब इन अफवाहों को सुना तो वे चुप नहीं रह सके। मीरा के पिता और भाई विक्रम के घर सच्चाई का पता लगाने के लिए गए। वे सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। निशा, उनकी ही बेटी के एक नाइट गाउन में घर में ऐसे घूम रही थी जैसे वह मालकिन हो। विक्रम कहाँ है? ससुर ने गुस्से में कहा। मीरा अभी तक नहीं मिली। और तुम एक औरत को घर ले आए हो? क्या तुम इंसान भी हो? तुम आदमी हो भी या नहीं? साला चिल्लाया। विक्रम घर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर अब दुख या लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ढीठ और चुनौतीपूर्ण भाव था। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? उसने रूखे स्वर में कहा। यह मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं यहां रख सकता हूं। तुम्हारा घर? यह घर मेरे माता पिता ने मीरा को दिया था। तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। साला गुस्से में था। आप हमारे मामले में दखल मत दीजिए, विक्रम ने अपने ससुर की ओर मुड़कर कहा। वह चली गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरी जिंदगी अकेला रहूं? निशा अच्छी है, वह मेरी और मेरे बेटे की देखभाल करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्रम के ढीठ, असंवेदनशील रवैया और असम्मान ने मीरा के परिवार को एक भयानक सच्चाई का एहसास कराया। उनकी बेटी घर छोड़कर नहीं गई थी। एक पत्नी, एक मां, जो अपने पति और बच्चे से इतना प्यार करती थी, ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। निश्चित रूप से कुछ भयानक हुआ था, और उनका दामाद सीधे तौर पर इसमें शामिल था। ससुर ने सीधे विक्रम की आंखों में देखा, एक ठंडी नजर से। उन्होंने एक और शब्द नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बेटे के साथ वापस चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने बेटे से दृढ़ स्वर में कहा, यह मामला सरल नहीं है। मीरा कभी भी अपने बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ेगी। विक्रम में निश्चित रूप से कोई समस्या है। हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होगी। अगले दिन उन्होंने एक शिकायत पत्र लिखा, जिसमें पूरी घटना और विक्रम के व्यवहार में बेटी के लापता होने के दिन से संदिग्ध बिंदुओं का विवरण दिया गया था। पत्र सीधे गाजियाबाद पुलिस की जिला अपराध शाखा को भेजा गया। एक आधिकारिक जांच आखिरकार शुरू हो गई थी। विक्रम शर्मा के ससुर का शिकायत पत्र, एक पिता जिसने अपनी बेटी को रहस्यमय परिस्थितियों में खो दिया था, को जिला अपराध शाखा ने अत्यंत तत्परता और गंभीरता से लिया। एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने किया, जो एक तेज तर्रार और अपराधियों के मनोविज्ञान का विश्लेषण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध जांचकर्ता थे। पूरी फाइल और शुरुआती बयानों को पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर सिंह ने विक्रम द्वारा गढ़ी गई कहानी में बहुत सारी विसंगतियां पाईं। एक महिला जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, बिना एक शब्द कहे कैसे जा सकती थी? एक पति जो अपनी पत्नी के लापता होने से दुखी था, इतनी जल्दी एक नई प्रेमिका कैसे ला सकता था और उसे खुलेआम साथ रख सकता था? यह सब सामान्य तर्क के खिलाफ था। जांच का पहला कदम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विक्रम की कहानी के कमजोर बिंदुओं पर हमला करना था। इंस्पेक्टर सिंह ने फोरेंसिक टीम को 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। पीड़िता मीरा कुमारी के फोन से स्थान डेटा और विक्रम और उसकी प्रेमिका निशा के व्हाट्सएप पर हटाए गए संदेशों को पुनर्प्राप्त करना। और यहीं से रहस्य का पर्दा उठना शुरू हुआ। नेटवर्क प्रदाता से जांच के परिणाम ने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। जिस रात विक्रम ने दावा किया था कि उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, मीरा के फोन से अंतिम सिग्नल उसी टेलीकॉम टावर से आया था जो उसके घर के क्षेत्र को कवर करता था। वह सिग्नल पूरी रात वहीं बना रहा। अगली सुबह पूरी तरह से गायब हो गया। शायद बैटरी खत्म होने के कारण इसने विक्रम के झूठ को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मीरा उस रात घर से नहीं निकली थी। उसी समय उच्च तकनीक विशेषज्ञों ने विक्रम और निशा द्वारा हटाए गए व्हाट्सएप संदेशों का एक बड़ा हिस्सा सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त कर लिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिखाई दिया वह एक अवैध संबंध और दुष्ट योजनाओं का अकाट्य प्रमाण था। सैकड़ों रोमांटिक संदेश, पत्नी को छोड़ने के वादे और विशेष रूप से मीरा के लापता होने के ठीक बाद भेजे गए रहस्यमय संदेश। निशा का खाता, क्या तुमने काम खत्म कर दिया? मैं बहुत बेचैन हूं। विक्रम का खाता, हो गया, सब ठीक है, अब बस समय का इंतजार करना है, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा का खाता, तो मैं उस घर में कब आ सकती हूं? इन 2 ठोस सबूतों के साथ इंस्पेक्टर सिंह के पास विक्रम शर्मा के आवास की तत्काल तलाशी का वारंट मांगने के लिए पर्याप्त आधार थे। एक सुबह पुलिस बल अचानक विक्रम के घर पर पहुंच गया। तलाशी व्यापक रूप से की गई। जब जांचकर्ता घर के पीछे बगीचे में गए तो एक छोटे से विवरण ने उनका ध्यान आकर्षित किया। पुरानी मिट्टी की क्यारियों के बीच जमीन का एक टुकड़ा था जो नया लग रहा था। वहां की मिट्टी अधिक ढीली थी और वहां लगाए गए छोटे पौधे आसपास के पौधों की तुलना में अविकसित लग रहे थे। इस जगह को खोदो, इंस्पेक्टर सिंह ने आदेश दिया।
जैसे ही पहले फावड़े चलाए गए, एक सड़ते हुए शव की विशिष्ट दुर्गंध आने लगी, और फिर लगभग 1 मीटर नीचे खोदने के बाद फावड़ा एक नरम वस्तु से टकराया। मीरा कुमारी का शव मिल गया था। अपने ही बगीचे से खोदे गए अपनी पत्नी के शव का सामना करते हुए विक्रम शर्मा पूरी तरह से टूट गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे भयानक बात अभी बाकी थी। फोरेंसिक शव परीक्षा की निष्कर्ष रिपोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया जो हत्या के कृत्य से भी अधिक क्रूर थी। पहला, विष विज्ञान परीक्षण के माध्यम से परीक्षकों ने पीड़िता के शरीर में नींद की गोलियों की एक बहुत बड़ी मात्रा पाई। यह मात्रा एक वयस्क को कई घंटों तक गहरी कोमा की स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त थी। दूसरा, और यह सबसे भयानक विवरण था, पीड़िता के फेफड़ों और श्वसन पथ की जांच करते समय परीक्षकों को छोटे छोटे मिट्टी और रेत के कण गहरे अंदर मिले। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण था कि पीड़िता अभी भी सांस ले रही थी, भले ही बेहोशी में, जब उसे मिट्टी के नीचे दफनाया जा रहा था। मीरा कुमारी को नींद की गोलियां देकर कोमा में पहुंचाया गया था और फिर उसके ही पति ने उसे जिंदा दफन कर दिया था। पूछताछ कक्ष में फोरेंसिक निष्कर्ष रिपोर्ट का सामना करते हुए विक्रम शर्मा के पास इनकार करने के लिए एक भी शब्द नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया और अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। अपनी प्रेमिका के साथ योजना बनाने से लेकर अपनी पत्नी को धोखे से नींद की गोलियां पिलाने तक और फिर उसे बेरहमी से बगीचे में जिंदा दफन करने तक मामला सुलझ गया था। बाद में मुकदमे में बहुत स्पष्ट सबूतों और जनता के आक्रोश के साथ गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक कठोर फैसला सुनाया। जूरी ने माना कि विक्रम शर्मा का कृत्य विशेष रूप से गंभीर था। पूर्व, नियोजित और गणना के साथ उसने बेरहमी से अपनी पत्नी की जान ले ली, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। संपत्ति हड़पने और अपनी प्रेमिका के साथ रहने की स्वतंत्रता के नीच इरादे से विशेष रूप से पीड़िता को जिंदा दफन करने का कृत्य क्रूरता और अमानवीयता को दर्शाता है। अदालत ने आरोपी विक्रम शर्मा को उच्चतम सजा, मृत्युदंड सुनाई। निशा के लिए, हालांकि वह सीधे हत्या में शामिल नहीं थी, लेकिन वह विक्रम की योजना के बारे में जानती थी और उसने इसकी सूचना नहीं दी, यहां तक कि उकसाने वाले शब्द भी कहे। उसके कृत्य ने अपराध की सूचना न देने और अपराध को छिपाने का अपराध गठित किया। अदालत ने आरोपी निशा को 5 साल की कैद की सजा सुनाई। फैसला सुना दिया गया, लेकिन त्रासदी अभी भी बाकी थी। इस मामले से हम बेवफाई और लालच के भयानक परिणामों को देखते हैं। यह न केवल एक परिवार को नष्ट करता है, बल्कि सामान्य लोगों को भी ठंडे खून वाले हत्यारों में बदल देता है। और सबसे दर्दनाक, इसने एक निर्दोष बच्चे की आत्मा में एक मनोवैज्ञानिक घाव छोड़ दिया है जो कभी नहीं भर सकता। वह बच्चा जिसे लंबे समय तक डर और झूठ में जीना पड़ा। यही सबसे दर्दनाक और स्थायी सजा है। व्यभिचार अंततः एक अनुबंध है जिस पर आप झूठ से हस्ताक्षर करते हैं और इसकी कीमत हमेशा सबसे कीमती चीजों से चुकाई जाती है। यह कोई रोमांटिक साहसिक कार्य नहीं है। यह एक सड़न है जो भीतर से शुरू होती है। आप सोचते हैं कि आपके पास एक रहस्य है। वास्तव में आप खुद को पूरे समुदाय के लिए चर्चा का विषय बना रहे हैं। आपके बच्चे, उन्हें पीठ पीछे कानाफूसी के साथ स्कूल जाना होगा। आपके माता पिता को पड़ोसियों के सामने सिर झुकाना होगा। हर फोन की घंटी आपको चौंका देगी। हर नींद बेचैन होगी। यह जुनून नहीं है, यह यातना है। आप सोचते हैं कि आपको कोई बेहतर मिल गया है। वास्तव में आप अपने ही हाथों से अपने परिवार की नींव को नष्ट कर रहे हैं। विश्वास एक बार खो जाने पर कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं पाया जा सकता है। आप एक ऐसे घर में रहेंगे जो संदेह, झूठ और धोखा खाए हुए व्यक्ति के मौन दर्द से भरा है। और अगर आपको लगता है कि यह सब है, तो उन कहानियों को याद करें जिनसे हम गुजरे हैं। जब लोगों को कोने में धकेल दिया जाता है, जब पकड़े जाने का डर और स्वार्थ चरम पर पहुंच जाता है, तो व्यभिचार केवल खुशी नहीं छीनता, यह जीवन छीन लेता है। यह सामान्य लोगों को हत्यारों में बदल देता है, बिस्तर को अपराध स्थल बना देता है, घर के पीछे के बगीचे को कब्र बना देता है। इसलिए उस रास्ते पर कदम रखने का फैसला करने से पहले खुद से पूछें कि क्या कुछ पलों का जुनून जीवन भर के पश्चाताप, बर्बादी और शायद खून और आंसू के लायक है। अपनी समस्याओं का सामना करें। विनाश में कोई बच निकलने का रास्ता न खोजें, क्योंकि कोई भी गुप्त प्रेम संबंध एक सजा के लायक नहीं है। समझदारी से चुनें।